हम लोग मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, इसके बारे में मैंने कल भी एक मेंशन किया था, बट एक्सप्लेन कुछ भी नहीं किया था। तो आज हम लोग मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये हो। तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शंस की हमको जरूरत क्यों पड़ रही है, पहली बात तो ये समझते हैं। ठीक है, तो कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मैं डाटा की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज हम लोग के पास बहुत सारे हमने एक सर्वे किया। हमने एक सर्वे अभी रिसेंटली एक सर्वे कंडक्ट करने वाले हैं ना, रिसेंटली कास्ट बेस्ड सर्वे और इकोनॉमिक सर्वे हो गया। तो जब भी ये सर्वे कंडक्ट करते हैं तो हम लोग बहुत सारे लोगों का सर्व करते, पूरी पॉपुलेशन का सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होंगे, जैसे कि होंगे मंथली इनकम। ठीक है, मंथली इनकम ऑफ पर्सन हो गया, और फिर हमारे पास रहेगा कि वेदर दे आर गोइंग फॉर एग्रीकल्चर और सैलरी बेस्ड इनकम। ठीक है, और हम लोग सर्वे और भी सर्वे में और भी बहुत चीजें करते हैं, जैसे कास्ट बेस्ड सर्वे। अब कास्ट सेंसस के बेसिस पे कर रहे हैं तो कास्ट बेस्ड सर्वे हो जाएगा। फिर कितने लोग हैं एक फैमिली में, फैमिली मेंबर। तो इतने सारे चलो वेरिएबल्स हो गए, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल। ठीक है, अब हमको पता करना है, मतलब कि अब हमको पता करना है कि कौन से वेरिएबल सेम है। कई बार क्या रहता है कि हम डुप्लीकेट करना चालू कर देते हैं। तो मंथली इनकम लिखा हुआ है, ठीक है, और हमको एक जगह लिखा हुआ है ईयरली इनकम, नॉट ईयरली इनकम, चलो ठीक है। और लेकिन जो ईयरली इनकम जो उसने बनाया है सर्वे वाले ने, उसने क्या कर दिया, जो भी मंथली इनकम सपोज एक्स है, उसी को एक्स मल्टीप्लाइड बाई 12 कर दिया। कुछ नहीं, एक्स मल्टीप्लाइड बाई 12 किया उस बंदे ने। ठीक है, उसने ऐसा सर्वे नहीं किया, उसने केवल मेन जब सर्वे किया तब उसने केवल मंथली इनकम लिखा था। लेकिन जब उसने प्रेजेंट किया तब उसने दो कॉलम प्रेजेंट कर दिए, एक मंथली इनकम का, एक ईयरली इनकम का। और चूंकि उसने ईयरली इनकम का सर्वे तो किया नहीं था, तो उसने सिंपली क्या किया, एक्स मल्टीप्लाइड बाई 12 कर दिया। ठीक है, अब यही डाटा स्टेटिस्टिशियन के पास आया। ठीक है, और उसने स्टेटिस्टिशियन को बोल दिया कि नहीं, मैंने तो सबका सर्वे किया, मंथली इनकम का भी किया, ईयरली इनकम का सर्वे भी कर दिया। ठीक है, तो अब स्टेटिस्टिशियन को समझना है कि ये दोनों डेटा जो है वो सेम है। इन्हीं डेटा को दो बार डबल लेगा तो केवल हमारा कंप्यूटेशन में इम्पैक्ट पड़ेगा, बाकी हर डाटा तो सेम है, कोई डाटा डिफरेंट चीजों को तो डिफाइन नहीं कर रहा है, बस एक मल्टीप्लाइड बाई 12 है। राइट, तो अब ये बंदा जो स्टेटिस्टिशियन है, इसको समझ कैसे आएगा कि ये जो दो डाटा है ये सेम है। अब वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि इस जो डेटा, इन दोनों डेटा का मीन निकाल के देखेगा। मीन निकाल के देखेगा, ठीक है। अब मीन निकालेगा तो क्लोज सेम आएंगे। अब ये जो बंदा है, इसका सेंट्रल मोमेंट निकाल के देखेगा, फिर इसका आपको थर्ड सेंट्रल मोमेंट निकाल के भी देख लेगा, मतलब स्क्यूनेस, वेरिएंस और आपका कर्टोसिस, ये सब निकाल निकाल के देखेगा। और फिर देखेगा, अरे यार ये दोनों तो सिमिलर आ रहे हैं यार, मतलब एट अ फैक्टर ऑफ एक्स आ रहे हैं, मतलब कि वो समझ जाएगा कांस्टेंट फैक्टर पे है, मतलब कि सेम है। अरे ये दोनों तो सिमिलर आ रहे हैं यार, बोलेगा स्टेटिस्टिशियन। और जैसे ही स्टेटिस्टिशियन सिमिलर आ रहा है बोलेगा, फिर बोलेगा तुमने तो मंथली इनकम का ही सर्वे किया, ईयरली इनकम का तो सर्वे किया ही नहीं है, तो फिर तुम ये डबल डबल क्यों लिख के दे रहे हो, बोल के। लेकिन फिर स्टेटिस्टिशियन, तुम भी सोचो, स्टेटिस्टिशियन को इस जो पाथ में है मल्टीपल मूवमेंट क्रिएट, मतलब मल्टीपल मूवमेंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ तो मैंने केवल चार मूवमेंट की बात की है, ठीक, चार मूवमेंट।
उसको तो nth मोमेंट तक ही क्रिएट करना पड़ेगा ना, nth मोमेंट तक पता करना पड़ेगा यार कि क्या होगा बोल के। अगर सारे मोमेंट सिमिलर आने लग गए तब बोलेगा कि अरे हाँ ये दोनों वेरिएबल सेम है। और फिर इसको उसको हायर अथॉरिटी को भी दिखाना पड़ेगा कि अरे ये दोनों तो सेम आ रहे हैं इनका, तो फिर क्या करें बोल के। तो वो जो सिमिलैरिटी है इस चीज को मतलब कि सारे चीजों को एक साथ दिखाना है, ठीक है। तो उस एक साथ दिखाने के लिए वो क्या करेगा, एक फंक्शन बनाएगा और उस फंक्शन को नाम देगा मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन कुछ नहीं है, ये क्या करता है, एक फंक्शन है जो कि ना मूवमेंट को जनरेट करता है। और ये क्या करता है, एक साथ सारे मीन, स्क्यूनेस और वेरिएंस और कर्टोसिस और जो भी बाकी सारे जितने मूवमेंट है सबको एक फंक्शंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देता है, ठीक है। और कुछ नहीं है। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन मतलब कि ऐसा फंक्शन जहां से हम लोग मूवमेंट को जनरेट कर पाते हैं, ठीक है। तो एक फंक्शन है। तो ये क्या है, सिंपली मतलब कि कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन जेंटेशन ऑफ मूवमेंट, मतलब बहुत सारे मूवमेंट का एक कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। सो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। इंक कलर में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ये ठीक रहेगा। ओके, देखते हैं। दी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, जनरेशन फंक्शन और जो मोमेंट जनरेशन फंक्शन mgf of a random variable x is defined as, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं। ये हो गया हमारा मोमेंट एट t इज इक्वल टू e की पावर tx, okay, where t is real number, where t is a real number for which the expectation exist। ये आपका एक्सपेक्टेशन ही तो है, e की पावर tx लगा रहे हैं, ठीक है। अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ये जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस होते हैं इनके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे एक्सपेक्टेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज थे वैसे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस की भी प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। तो the mgf exists for all t in a neighborhood अराउंड जीरो के करीब सारे पे एग्जिस्ट करेगा। इफ इट एग्जिस्ट एट ऑल, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो नेबरहुड ऑफ जीरो पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फिर दी एंड डेरिवेटिव, इसको ध्यान देना, एंड डेरिवेटिव ऑफ एम एक्स टी इवेल्युएटेड at t is equal to 0 gives the nth raw moment, ठीक है। nth डेरिवेटिव रहता है ना, वो t is equal to 0 पे हमको nth रॉ मोमेंट देगा। तो इसको ऐसे समझो, एम एक्स एन जीरो हमारा क्या हो जाएगा, ई एक्स एन। ये कैसे आया, ये पूछ रहे हो राइट, ये कैसे आया।
तो सिंपली मैंने क्या बोला, nth डेरिवेटिव, मतलब इसका जब हम लोग पहला डेरिवेशन निकाल के देखो, जब इसका हमने पहला डेरिवेशन निकालते हैं तब हमको क्या मिलता है, e की पावर टी एक्स है, तो e की पावर टी एक्स का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, x e की पावर टी एक्स, ठीक है। और ये फिर पहला डेरिवेशन हो गया, ये e की पावर टी एक्स क्या हो गया, फिर x, ये हो जाएगा x e की पावर टी एक्स, ये हमारा पहला डेरिवेशन हो गया। ऐसी डेरिवेशन बढ़ाते जाओ, आपका x का वैल्यू क्या होता है, बढ़ते जाएगा पावर में, ठीक है। तो वही पावर में बढ़ते बढ़ते जब हम लोग nth डेरिवेशन में पहुंचते हैं तो हमारा e की पावर एक्स एन पे हो जाता है, और t इज इक्वल टू जीरो लिया है ना हमने, t इज इक्वल टू जीरो हो जाता है, तो e की पावर जीरो क्या होता है, e की पावर जीरो इज इक्वल टू, ठीक है। तो वहां से फंक्शन है। तो nth डेरिवेटिव हमको रॉ मूवमेंट प्रोवाइड करता है। तो पहला डेरिवेशन पे अपने को क्या होगा, पहला मूवमेंट मिलेगा। इसको देखो, एक्स, इसको वन कर दो, इसको जीरो कर दो, और ये आपको मिल जाएगा, ये पहला मूवमेंट हो गया। अब दूसरा मूवमेंट चाहिए तो फिर डबल डेरिवेटिव हुआ, और ये रॉ है इसीलिए आपका ई एक्स स्क्वायर हो गया, ये सेकेंड मूवमेंट मिल चुका है, ठीक है। तो ये तरीका है आपका रॉ मूवमेंट निकालने का, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टीज है, वो है ये जो मेन प्रॉपर्टी जो मैं उतने टाइम से स्टार्टिंग में जो मैंने एक्सप्लेन किया, वही प्रॉपर्टी है, इफ टू, तो राइटिंग को सुधारने की बहुत जरूरत है यार, इफ, ओ एम जी सॉरी, कलर कलर, ओके, इफ टू रैंडम वेरिएबल have the same MGF, okay, then they have the same distribution, have the same distribution, ठीक है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन रहेंगे। इनका यूसेज तो बता दिया हूं मैं तुमको ऑलरेडी, यूज तो बता चुका हूँ एमजीएफ का सिंपली। तो लिख लो, लेकिन द एमजीएफ लिखना है तो लिखो, इसको नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। द एमजीएफ simplifies the process of calculating moment। पहले तुमको जब एक्सपेक्टेशंस निकालना रहता था तो तुमको क्या करना रहता था, बार बार तुमको क्या करना रहता था, उसका फंक्शंस का इंटीग्रेशन निकालना रहता था, राइट। और इंटीग्रेशन निकालने का हमेशा हमारा लॉस ये रहता है कि जब भी हम लोग इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ते हैं ना, तो हमको थोड़ा सा कठिनाई आता है। जब अगर आप मैथमेटिक्स में काम किए तो आपको पता होगा, डिफरेंशिएशन करना कंपेरेटिवली इजी होता है इंटीग्रेशन से, ठीक है। इंटीग्रेशन में तुमको बहुत सारे मेथड्स पता होने चाहिए, और वहाँ डिफरेंशिएशन थोड़े कंपेरेटिवली डायरेक्ट होते हैं, इजी होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करता है कैलकुलेशन प्रोसेस। ये तुमको मैं आगे दिखाऊंगा कैसे सिंप्लीफाई कर रहा है, बहुत सिंप्लीफाई कर देता है। इंस्टेड ऑफ कंप्यूटिंग ई की पावर एक्स एन डायरेक्टली, अपन डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वन कैन डिफरेंशिएट एम एक्स टी multiple time and evaluate at t equal to 0, evaluate at t is equal to 0, ठीक है।
एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल देखेंगे तो तुमको और क्लियर हो जाएगा, बहुत सिंपली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमको एक क्वेश्चन मिला हुआ है, ठीक है, हमको एक क्वेश्चन मिला हुआ है कि लेट एक्स बी एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल with rate parameter lambda greater than 0, then the probability density function is f of x is equal to lambda e की power minus lambda x, where x is greater than equal to 0, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। और फिर हमको बोलता है कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, नो नो, फाइंड दी वेरिएंस, चलो वेरिएंस पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन फिर तुम रूट निकालने बैठ जाओगे, ठीक है। फाइंड वेरिएंस पूछा है, ठीक है, वेरिएंस बताओ इसका, फंक्शंस का, ठीक है, मतलब फंक्शंस का नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूशंस का, एक्सपोनेंशियल जो रैंडम वेरिएबल है उसका तुम हमको क्या वेरिएंस निकाल के दो, ठीक है। तो अब वेरिएंस के लिए हमको क्या क्या चाहिए रहता है, हमको फर्स्ट मोमेंट और सेकंड मोमेंट चाहिए रहता है। सेकंड मोमेंट जो होता है हमारा डिफाइन करता है वेरिएंस को, लेकिन सेकंड मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए तो हमको फर्स्ट मोमेंट की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है ना, म्यू की, मीन की, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, पहले हम लोग मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शंस निकाल लेंगे। हमारे पास एमजीएफ तो दिया नहीं है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहले अपन एमजीएफ निकालेंगे, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो एमजीएफ क्या है, एम ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन होगा ना जीरो से इंफिनिटी, ई की पावर टी एक्स, फिर फंक्शन हो जाएगा लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स डीएक्स, ठीक है। यही तो हमारा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होगा पहला, ठीक है, ई की पावर टी एक्स लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा। और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में क्या कर देगा, तुमको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस डायरेक्ट देगा, इंस्टेड ऑफ दिस फंक्शन पीडीएफ आपको डायरेक्टली मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस भी दे देते हैं कई बार। बहुत मतलब उनको अगर आपका ज्यादा कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड नहीं करना है, उनको आपको केवल कॉन्सेप्ट चेक करना है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस का, तो वो क्या करेंगे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शंस डायरेक्टली क्वेश्चंस पे दे देंगे, ठीक है। अब ये तो हमारा एम ऑफ एक्स ऑफ टी निकल गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यूजिंग द एमजीएफ, दिस यूजिंग द एमजीएफ we compute the first moment, first and second raw moment, ओके, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जो पहला रहेगा वो क्या होगा, इसको अपन क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। अब डिफरेंशिएट करना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आएगा, टी के टी यहाँ पर है ना, तो लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी का स्क्वायर, यही होगा हमारा पहला डिफरेंशिएशन। अब एट टी इज इक्वल टू 0 पे ये क्या हो जाएगा, 1/λ हो जाएगा, लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर है तो 1/λ हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन इसको सेकेंड डिफरेंशिएशन कर देंगे। हमारे पास फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या है, 1 बाई मतलब लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी का पावर 2 आया है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा अपॉन
लेमडा माइनस टी का क्यूब हो जाएगा। अब इसी को अपन अपन अगर 0 पे निकालते हैं, टी इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा क्यूब विच इज नथिंग बट 2/लैम्डा स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1/लैम्डा जो है ये हमारा क्या है, ई एक्स ही तो है, और 2/लैम्डा का पावर 2 क्या है हमारा, ई एक्स स्क्वायर ही तो है। ठीक है, तो हमारा वेरिएंस क्या होता है हमको पता है, हमने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, यही तो होता है। तो इसका 2/लैम्डा स्क्वायर माइनस 1/लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/लैम्डा स्क्वायर। तो हमारा जो वेरिएंस जो आया है, वेरिएंस जो आया है ऑफ एक्स 1/लैम्डा स्क्वायर आया है। ठीक, तो ऐसा हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो अब तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है कि हमने तो वेरिएंस निकाल गया 1/लैम्डा स्क्वायर का। ठीक है, अब तुमको क्या करना है, इसका स्क्यूनेस और कर्टोसिस भी निकाल के मुझे बताना है। ठीक है, इसको कमेंट कर देना कि क्या है स्क्यूनेस और कर्टोसिस, उसके बाद मैं चेक करके तुमको बता दूं। ठीक है, अब वैसे तो ये क्वेश्चन एप्लीकेशन से रिलेटेड आता नहीं है, लेकिन इनका यूज्ड केस बहुत ही, मैंने पहले स्टार्टिंग में ही यूज्ड केस बता दिया है, लेकिन फिर भी एप्लीकेशंस लिख सकते हो। एप्लीकेशंस ऑफ कंबाइन एक्सपेक्टेशंस एंड मोमेंट, इनका हम लोग कैलकुलेशन क्यों ही करते हैं ये मैंने टाइम टू टाइम बताया है। पहला चीज हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के लिए करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स स्टिक्स। और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होगा आपका, मीन मीडियन, मी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए यूज होता है, तो मीडियन कहाँ से आ गया, मीन, और फिर वेरिएंस, वेरिएंस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये सब के लिए करते हैं। ठीक है, अब फिर सेकेंड हम लोग पैरामीटर एस्टिमेशंस के लिए यूज करते हैं। एस्टिमेशंस मतलब कि हमारा एस्टिमेट पॉपुलेशन क्या है, उनके पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स रहते हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। फिर थर्ड जो चीज है वो है डिस्ट्रीब्यूशन, वही तो बताया, डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टरिस्टिक्स। और फोर्थ रिस्क असेसमेंट के लिए यूज होता है, असेसमेंट। क्वेश्चन आपको रिस्क असेसमेंट के फॉर्मेट में ही मोस्टली पूछा जाएगा आपको, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे कि रिस्क असेसमेंट में भी आपका जो मीन जो होता है ना, वो क्या करता है, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न को डिफाइन करता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, हमारा जो जो हमारा जो वेरिएबल है उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, तो मीन निकाल दिए। फिर वेरिएंस हमारा वोल्टेलिटी को शो करता है, कि मतलब कि कितना वोल्टेलिटी, कितना अप डाउन हो सकता है, कितने मतलब किस रेंज पे वो अप डाउन हो सकता है। तो मीन हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है। ठीक है, और वेरिएंस हमारा क्या पता पॉजिटिव रिटर्न कितना है, हमारा निगेटिव रिटर्न कितना है, तो कितना वॉलेटाइल है हमारा जो वेरिएबल, मतलब कि कितना लोअर जा सकता है और कितना अपर जा सकता है। तो उस हिसाब से हम डालेंगे ना उसमें पैसा। मतलब आप शेयर मार्केट में लगाते हो पैसा तो आपको पता होगा कि, सॉरी शेयर मार्केट के बारे में बात नहीं करो, मतलब लगाना नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाते हो तो आपको आइडिया होगा कि कितना, किसी स्टॉक में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो कितना वॉलेटाइल है, मतलब वो कितना अप जा सकता है और कितना डाउन जा सकता है। आपको दोनों चीज देखना पड़ता है, नहीं तो पूरा पैसा डूब गया फिर रोते बैठे रहना। उसके बाद आपका स्क्यूनेस जो होता है,
वो अनएक्सपेक्टेड गेन के बारे में बताता है कि अचानक से तुमको एकदम फायदा हो जा रहा है। स्क्यूनेस अचानक से जो आने वाला फायदा है या फिर अचानक से आने वाला लॉस भी है, उसको भी दिखा सकता है। अगर ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा है वो वेरिएबल, तो अच्छे खासे नुकसान भी होने के चांसेस है, और ऐसा है तो क्या पता कभी कभार अच्छा खासा फायदा भी दे देगा। ठीक है, तो ये आपको स्क्यूनेस बता देता है। और कर्टोसिस आपको बताता है कि एक्सट्रीम इवेंट होने के चांसेस क्या है। ठीक है, मतलब कि जो इधर इधर के जो कॉर्नर इवेंट होने के हमारे चांसेस क्या हैं, उनके लाइकलीहुड क्या है, उसको हमारा कर्टोसिस बताता है। तो इन सब चीज़ों को देखोगे, मतलब तभी आप रिस्क असेसमेंट कर पाओगे। और रिस्क असेसमेंट मोस्टली शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड, इन सब में आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर ये सब करते हैं रिस्क असेसमेंट। ठीक है, में बात करते हैं कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस के बारे में। तो टॉपिक लिख लेते हैं, डॉट यहाँ लगाया और एस। ओके, तो अब हम बात करते हैं कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस के बारे में। ठीक है, एक्सपेक्टेशन। तो कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस सिमिलर होता है जैसे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने क्या बोला था कि एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जब ऑलरेडी दूसरा इवेंट घट चुका है। ठीक है, या फिर दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जब पहला इवेंट ऑलरेडी घट चुका है। तो वैसे ही होता है हमारा कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। तो कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस क्या है? द कंडीशनल एक्सपेक्टेशन ऑफ अ random variable x given another variable y, another variable y is the expected value of x when we know the value of y. When we know the value of know the value of y, मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारा y का वैल्यू हमको पता है। जब हमारे पास y का वैल्यू डिफाइंड है, तो उस केस में हमारा x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो फिर फॉर डिस्क्रीट केसेस के लिए बता रहा हूँ, मतलब डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों के लिए कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस होता है। ठीक है, तो फॉर डिस्क्रीट केस के लिए हो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ओ माय गॉड, मेरा राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब जा रहा है। फॉर डिस्क्रीट केस, फॉर डिस्क्रीट के लिए ई एक्स वाई, y की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। y इन द केस ऑफ स्मॉल y हमारा क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्सपेक्टेशन ही तो है, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन क्या हो जा रहा है? कंटिन्यूअस एक्सपेक्टेशंस हो जा रहा है। ये y इज इक्वल टू वाई, स्मॉल y। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जा रहा है? हमारा स्मॉल y फिक्स्ड है, और उस केस में हमारा x का वैल्यू क्या होगा वो पूछ रहे हैं हमको। तो वहां से हमको पता चल जाएगा कि हमारा कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस क्या है। ठीक है, और कंटिन्यूअस के लिए सेम फंक्शंस डिफाइन हो जाएंगे आपके। ई एक्स, मेरा y लिखने का तरीका ना बहुत ज़्यादा वियर्ड होते जा रहा है। y इज इक्वल टू वाई इक्वल समेशन ऑफ, नो नॉट समेशन, यहाँ तो कंटिन्यूअस है ना, तो फंक्शंस बन जाएंगे और क्या, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स वाई
एक्स वाई dx। यहाँ पर y हमारा ऑलरेडी गिवन वाले है, ठीक है। अब फिर इसकी एक प्रॉपर्टीज लिख लो, वेयर एफ ऑफ एक्स वाई इज द कंडीशनल पीडीएफ। कंडीशनल पीडीएफ के बारे में तुमको मैं पहले बता चुका हूँ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस कैसे निकालते हैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब इनके हम लोग प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। तो पहली प्रॉपर्टी, इट डिफाइंस a random variable that depends on the given information y, so we often write exy as a function of y, y का फंक्शन में लिखते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा x को अपने को डिफाइन करना है ना। तो फिर नेक्स्ट है कंडीशनल expectations represent the best prediction of x given y, ठीक है। बेस्ट प्रेडिक्शन प्रेडिक्ट करता है गिवन y if x and y both of these variable आर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा ई एक्स वाई इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स हो जाएगा, क्योंकि वो तो y पे डिपेंडेंट है ही नहीं, तो फिर क्या उसका उसमें कंडीशनल एक्सपेक्टेशन वाला वर्क तो होना ही नहीं, क्योंकि वो दोनों तो इंडिपेंडेंट है ना, ठीक है। ये हो गया हमारा कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस। अब हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ टोटल एक्सपेक्टेशन। ठीक है। तो द लॉ ऑफ टोटल एक्सपेक्टेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टावर प्रॉपर्टीज। मतलब जो लॉ ऑफ टोटल एक्सपेक्टेशन जो निकालने का तरीका है उसको हम लोग टावर प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, और ये इसको हम लोग टावर क्यों बोलते हैं, और लॉ ऑफ टोटल एक्सपेक्टेशन हम लोग निकालते क्यों हैं, ये चीज को मैं तुमको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो द लॉ ऑफ टोटल एक्सपेक्टेशन इसको हम लोग टावर प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड टावर प्रॉपर्टी स्टेट Ex is equal to expectations of conditional expectations, ठीक है। expectations of conditional expectations, तो यहां हमने एक एक्सपेक्टेशंस निकाला, उसके ऊपर एक एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं, तो ये तो टावर खड़े कर रहे हैं, इसलिए इसको टावर प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होगा कि देखो यहाँ पर हमको टोटल एक्सपेक्टेशंस निकालना है, यहाँ पर हमारे पास केवल दो ही वेरिएबल है, हमारे पास क्या है, एक्स और वाई है, ठीक है। सपोज करो हमारे पास और भी वेरिएबल है, जेड है, हमारे पास डब्ल्यू है,
वाई तो ऑलरेडी हो चुका है, के है, एल है, एम है, ऐसे बहुत सारे वेरिएबल हैं। इन सारे वेरिएबल के होते हुए मुझे एक्स का एक्सपेक्टेशंस निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा, मल्टीपल टाइम मुझे एक्सपेक्टेशंस निकाल के देखना पड़ेगा। और जब मल्टीपल टाइम मैं एक्सपेक्टेशंस निकालूंगा तो एक्सपेक्टेशंस होगा पहला, फिर एक्सपेक्टेशंस, फिर एक्सपेक्टेशंस, फिर एक्सपेक्टेशंस, ऐसा टावर खड़े होते जाएगा। तो फिर हमारा एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्सपेक्टेशंस जाते जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग टावर प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हमको कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस दिया होगा और कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस से हमको पूछा जाएगा कि हमारा टोटल एक्सपेक्टेशन, हमारा ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स क्या है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, टोटल एक्सपेक्टेशंस निकालेंगे। तो दिस में the overall expectations of expectation of x can be computed by can be computed by first conditioning on another variable y, another variable y, then taking the expectation of that particular condition, taking the expectation of y। और ये हम लोग मोस्टली क्या है यूजफुल तब होता है जब हमको मल्टी स्टेज में अपने को क्या होता है प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम जब हम लोग सॉल्व करते हैं, जहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल है, मल्टीपल कंडीशनिंग यूज करना होगा। और मतलब उसमें ऐसा रहेगा कि जैसे कि सपोज इसको ऐसे समझो, हमने एक रुको, इसको मैं ऐसा करते हैं, ठीक है। अब हमने सपोज किया हमने ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है, अपन कर रहे हैं क्या, ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमने ईमेल भेज दिया कस्टमर के पास। कस्टमर के पास जो हमने ईमेल भेजा था वो ईमेल ऐसा कुछ दिखता था, हाय एबीसीडी प्लीज क्लिक ऑन दिस टू बाय, ठीक है, प्लीज क्लिक ऑन दिस बटन टू बाय अवर आइटम, ऐसा कुछ भेजा। अब वो जो पर्सन है उसने क्या किया, उसने इस ईमेल को ओपन कर दिया, ईमेल को क्या किया, ओपन, क्लिक जो है ना, क्लिक उसने क्या कर दिया, नहीं किया, क्लिक क्या किया, नो किया। तो हमारा जो ईमेल ओपन किया 1, क्लिक नहीं किया 0। अब एक दूसरा पर्सन है, ठीक है, उसने क्या किया, ईमेल ओपन किया और क्लिक किया, ठीक है। तो अब एक तीसरा पर्सन है जिसने क्या किया ना, ईमेल ओपन किया, अब जब ईमेल ओपन ही नहीं किया है तो क्लिक भी नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये पहला स्टेज हो गया ईमेल ओपन करना, और सेकंड स्टेज हो गया क्लिक करना। तो जब हम लोगों का तो एक्सपेक्टेशंस कैलकुलेट करना है कि क्या एक्सपेक्टेशंस है कि उसने ईमेल ओपन किया है, और फिर क्या एक्सपेक्टेशंस है कि उसने क्लिक किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखो, ईमेल ओपन करना पहला एक्सपेक्टेशन होगा, उसके बाद सेकंड एक्सपेक्टेशन होगा क्लिक। अब हमको पता है कि हमारा क्लिक, हमको पहला पता चला कि हमारा जो क्लिक करने का हमको कुछ एक्सपेक्टेशंस पता चला, ठीक है। अब जब हमको पता चल गया क्लिक करने का एक्सपेक्टेशन, इसके बेसिस पे हमको बताओ एक्सपेक्टेशंस ऑफ ईमेल ओपनिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्लिक वाले का एक्सपेक्टेशन तो हमको पता चल गया, उसमें एक बार और एक्सपेक्टेशंस लगा देंगे तो हमको क्या है, ईमेल ओपन करने का एक्सपेक्टेशंस मिल जाएगा। तो ये क्या है, मल्टीपल स्टेज में जब हमको एक इस एक्सपेक्टेशन से अभी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने होती है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, टोटल एक्सपेक्टेशंस का यूज करते हैं, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत ही
सिंपली हमको समझ में आ जाएगा। तो लेट्स सी वी हैव अ फेयर डाइस, वी हैव अ फेयर कॉइन, पहले दोनों है हमारे पास, चिंता मत करो। फेयर कॉइन, इफ हेड रोल्स, अगर हेड आता है तो अ फेयर 6 साइडेड डाइस इज टॉस्ड, ठीक है। और अगर टेल आता है तो हम क्या करेंगे, यू विल रोल 4 साइडेड डाई। डाई, जिन्होंने नहीं देखा है, 4 साइडेड डाई कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसा। एक, एक दो तीन, तीन साइड नीचे और एक चौथा साइड नीचे रहता है, तो 4 साइडेड डाई, ठीक है। अब हमको पूछा है कि टोटल एक्सपेक्टेशंस हमको बताओ, टोटल एक्सपेक्टेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर इवेंट्स को हमको डिफाइन करके दो। एक्स, हमारा मतलब कि एक्स का टोटल डिफाइन कर। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे इन सबको। जब भी हम लोग रैंडम वेरिएबल वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमको पहले रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करना रहता है, ठीक है। तो सपोज y इज इक्वल टू 1 है, मतलब कि इफ क्वाइन हेड, और y इज इक्वल टू 0 है इफ क्वाइन इज टेल, ठीक है। हेड और टेल को हमने डिफाइन कर दिया है, ठीक है। और जो x है हमारा क्या है, आउटकम ऑफ डाइस है। तो हमको क्या पूछा है कि हमको क्या बोलते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल एक्सपेक्टेशंस ऑफ एक्स हमको बताओ, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बताओ बोल रहा है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स पूछ रहा है, तो मतलब कि टोटल एक्सपेक्टेशन ही पूछा है। जहाँ पर कंडीशन नहीं लगा है तो मतलब टोटल है, ठीक है। तो पहला है ई ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है, वाई इज इक्वल टू 1। और y इज इक्वल टू 1 क्वाइन हेड है, तो हम लोग कौन सा डाइस रोल कर रहे हैं, हम लोग 6 फेसेस डाइस रोल कर रहे हैं। तो 6 फेसेस डाई को जब हम रोल करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशंस क्या आ जाता है, हमारा एक्सपेक्टेशंस आ जाता है 3.5, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारा आया है 10, और हमको रन करना है, अब रोल करना है 4 फेसेस डाई, जिसमें वैल्यू क्या होंगी, केवल 4 तक की रहेंगे, डिवाइडेड बाई 4 विच इज नथिंग बट 2.5, ठीक है। अब हमको पूछा है कि टोटल एक्सपेक्टेशंस बताओ। तो अब यहाँ से हम लोग टोटल एक्सपेक्टेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं ना, दोनों को सम अप कर देंगे हम लोग, मल्टी मतलब कि टोटल एक्सपेक्टेशंस, मतलब कि टोटल एक्सपेक्ट सम अप ही नहीं करेंगे, मतलब कि टोटल एक्सपेक्टेशंस पे क्या करेंगे, जो कंडीशनल एक्सपेक्टेशंस है उसके ऊपर एक और एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं, राइट। अब हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या है कि डाइस को मतलब कि कॉइन को रोल करने का 0.5 हो गया, और उस केस में ये क्या हो जाएगा 3.5, प्लस कॉइन को रोल करने का क्या 0.5, और मतलब और ये क्या हो जाएगा 2.5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 3.5 प्लस 0.5 इंटू 2.5 इज नथिंग बट 3, विच इज हमारा क्या हो जाएगा, अनकंडीशन एवरेज ऑफ एक्स। हमारा अनकंडीशनल एवरेज है 3, मतलब कि टोटल एक्सपेक्टेशंस ऑफ रोलिंग द डाइस है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, ये हो गया सेकेंड वीडियो कंटिन्यू। तो अब मिलते हैं अपन वेनेसडे को। वेनेसडे का टॉपिक भी मैं बता ही दिया रहता हूँ, अपन कन्वर्जेंस कुछ पढ़ने वाले, कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस।
कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, मतलब कन्वर्जेंस मतलब जीरो के करीब जाना, डाइवर्जेंस मतलब इन्फिनिटी की तरफ करीब जाना। ठीक है, तो उसके बारे में अपन अंडरस्टैंड करेंगे।